जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोग के सामने फिर से उपस्थित हूँ। आप लोग को स्वागत है मेरे चैनल गुरुकुल जीएस एकेडमी पर। तो आइए जुड़िए, आज के क्लास के माध्यम से हम लोग अध्ययन करेंगे करंट अफेयर्स यानी समसामयिक घटना के बारे में अध्ययन करेंगे। खास करके वनडे एग्जाम और कोई सी परीक्षा जो सिविल सर्विसेज से जुड़ी हो या फिर वैसे कोई एग्जाम जो ग्रेड ए लेवल की हो, ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम हो, उसमें समसामयिक घटनाओं की दबदबा ज़्यादा रहते हैं। और ख़ास करके समसामयिक घटना के बगैर धीरे धीरे करके एग्ज़ाम पूरा डिफ़िकल्ट होते जा रहा है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स को कवर करेंगे हम लोग। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग इन मुद्दों को अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए तो हम लोग अध्ययन करेंगे रेड मैटर सुपर कंडक्टर के बारे में। रेड मैटर सुपर कंडक्टर जो है, अगर इसके बारे में देखा जाए तो 21वीं सदी की खोज में अगर सुपर कंडक्टर की खोज हो जाते हैं और इस पर अच्छी तरह से सफलता पकड़ में आ जाती है तो हम लोग कह सकते हैं कि 21वीं शताब्दी के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्राप्त हो चुकी है। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे मेगाट्रॉपिक्स वन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद आएंगे सी ड्रैगन्स 2023 ये क्या चीज़ है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन जो कि भारत के द्वारा शुरू किया गया है, यह गठबंधन, इनके बारे में अध्ययन करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन। उसके बाद फ्रेडी चक्रवात जो आए हैं, किन किन देशों में आए हैं और ये किन किन देशों को प्रभावित कर रही है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे, फ्रेडी चक्रवात। उसके बाद श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए, जो श्रीलंका के लिए इम्पोर्टेंट खबर बन जाती है। श्रीलंका पिछले कई वर्षों से परेशानी है अपने अर्थव्यवस्था को लेकर के, इसलिए श्रीलंका को आईएमएफ द्वारा सहायता प्राप्त हुई है। आर्थिक सहायता श्रीलंका ने आईएमएफ ने दिए हैं श्रीलंका को। और ख़ास करके पाकिस्तान भी इन सारी मुद्दों से जूझ रहे हैं, परंतु अभी पाकिस्तान पर कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है आईएमएफ के द्वारा, परंतु आईएमएफ ने श्रीलंका को वित्तीय सहायता प्रदान की है। उसके बाद आईएनएस सुजाता के बारे में देखा जाएगा। आईएमएफ सुजाता क्या है, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग इन पर भी चर्चा करेंगे। G7 में भारत को आमंत्रित आया है, G7 में भारत को आमंत्रित किया गया है। G7 जो भारत G7 का सदस्य नहीं है, G7 के जगह पर आजकल G20 विशेष करके चल रहे हैं, परंतु G7 में भी भारत को आमंत्रित मिला है। तो भारत के लिए ये खुशखबरी की बात है कि भारत को G7 में आमंत्रण मिला है। और ये G7 का आयोजन इस बार कहाँ हो रहा है, इनको बारे में देखेंगे। उसके बाद भारत में देखेंगे महिला और पुरुष की रिपोर्ट 2022। भारत में महिला और पुरुष की रिपोर्ट क्या है, 2022 की रिपोर्ट उभर के आई है सामने में। उसमें देखा जाए कि महिला और पुरुष में क्या समानता और क्या असमानता है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग अध्ययन करेंगे वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में देखेंगे कि किन किन देशों की स्थिति क्या है और कहाँ कहाँ आतंकवादी व्यवस्था अत्यधिक है और ख़ास करके किस कम्युनिटी में आतंकवाद व्यवस्था ज़्यादा है। इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अंत तक जुड़े रहें और इन सारी चीज़ों को विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करें। पहली खबर की बात किया जाए तो पहली खबर में हम लोग देखेंगे रेड मीटर सुपर कंडक्टर। दोस्तों, रेड मीटर सुपर कंडक्टर की अगर खोज हो जाती है तो जो विद्युत से चलने वाली गाड़ियां आ रही है, चाहे विद्युत से चलने वाली और कोई सामग्री आ रहे हैं, उसके लिए सबसे मिसाइल चीज ये बन जाते हैं। अर्थात अगर कोई भी व्हीकल को एक बार चार्ज करेंगे 5 से 10 हजार किलोमीटर तक ये चलेंगे। और पूरे विश्व में ऊर्जा की जो कमी है, ऊर्जा प्राप्त करने की जो चाहत है, वो सुपर कंडक्टर के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से सुपर कंडक्टर जो है 21वीं शताब्दी के लिए सबसे प्रमुख खोज है। अगर सुपर कंडक्टर की बात किया जाए तो ये लुटेशियम जो एक पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होने वाली दुर्लभ पदार्थ है, लुटेशियम और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिला करके ये बनाया गया है, जिसे रेड मीटर कहा जाता है। और ये सुपर कंडक्टर की श्रेणी में आते हैं। और इसकी खोज जो किया गया है अमेरिका के रोचेस्टर यूनिवर्सिटी में इसकी खोज किया गया है, जिसे रेड मीटर नाम दिया गया है। और रेड मीटर जो है सुपर कंडक्टर के अंतर्गत आते हैं। अगर पदार्थों को कंडक्टिविटी के आधार पर देखा जाए, चालकता के आधार पर देखा जाए,
तो पदार्थ जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रकार के होते हैं, जरा इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स के दृष्टि से। तो सबसे पहले एक होता है कुचालक। कुचालक इंसुलेटर। कुचालक होते हैं जिसका प्रतिरोध अधिक होते हैं, प्रतिरोध अधिक होते हैं। अत्यधिक प्रतिरोध होने के कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते हैं, जिसे कुचालक कहते हैं। जैसे में प्लास्टिक, कांच, इन सारी चीज़ों को कुचालक में रखा गया है। दूसरा चीज़ है वो है सुचालक। दूसरा चीज़ है जो है सुचालक। सुचालक जो है इसका प्रतिरोध थोड़ा कम होते हैं, इसके लिए इसकी चालकता विशेष होती है और इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे में तांबा हो गया, सिल्वर हो गया और बहुत सारे धातुएं हो गए, तो ये सुचालक की दृष्टि से आते हैं। जबकि एक होते हैं अर्धचालक। अर्धचालक, अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक जो होते हैं वो पूर्ण रूप से विद्युत के कुचालक होते हैं, पर जब इसकी ताप बढ़ाया जाता है तो ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। और जब इसकी ताप बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर इसकी बढ़ाया जाता है, तो प्रतिरोध इसका घट जाती है, और प्रतिरोध घट जाती है तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन उदाहरण के तौर पर रखा जा सकता है। और इसके आगे जो एक और है उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर वे पदार्थ है जिसमें 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे सुपर कंडक्टर के श्रेणी में रखा जाता है। परंतु आज तक कोई ऐसे पदार्थ नहीं है जो 0 डिग्री केल्विन अर्थात -273 डिग्री सेल्सियस पर शून्य प्रतिरोध बताती है। बल्कि कोई भी पदार्थ है और उसको पूरा ठंडा किया जाता है तो वो 200 से 240 के बीच ऐते वो 0 डिग्री टेम्परेचर तक ऐते प्रतिरोध शून्य बता देती है। अगले खबर की बात करें तो अगला खबर निकल के आते हैं मेगाट्रॉपिक्स फास्ट। मेगाट्रॉपिक्स फास्ट उपग्रह को वर्ष 2011 में इसरो द्वारा फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES के सहयोग से मौसम संबंधी जानकारी ज्ञात करने के लिए प्रक्षेपित किया गया था। ट्रॉपिक्स फर्स्ट जो है, मेगाट्रॉपिक्स फर्स्ट जो है, इसको पृथ्वी की निचली कक्षा में अक्टूबर 2011 में सतीश धवन केंद्र से इसरो के द्वारा और फ्रांस की एजेंसी की सहायता से छोड़ा गया था। इसका मुख्य कार्य जो था, ये मौसम की जानकारी प्राप्त करते थे, मौसम संबंधी घटनाओं की जानकारी प्राप्त करते थे। वही चीज जानकारी प्राप्त करने के लिए इसे छोड़ा गया था। इसका भार जो था वो 1000 kg था और इसका शक्ति 1350 वाट था। परंतु ये 2 साल के बाद कार्य करना बंद कर दिए थे, जिससे वायुमंडल की तो दूर की बात है, आकाश में अर्थात अंतरिक्ष में ये एक प्रकार की प्रदूषण फैला रही थी, जिसे खत्म करने के लिए भारत सरकार ने कदम उठाए थे। और इसे खत्म करने के लिए इसे ला करके इसरो द्वारा इसे नियंत्रित तरीके से प्रशांत महासागर में गिराया गया। अर्थात वायुमंडल में जो प्रदूषण फैला रही थी, इसे रोकने के लिए इसे नष्ट किया गया, इसे प्रशांत महासागर में गिराया गया, इसरो के द्वारा नियंत्रित तरीके से इसे गिराया गया। तो यह ट्रॉपिक्स फर्स्ट की बात है, मेगाट्रॉपिक्स फर्स्ट की खबर है। इसे छोड़ा गया था सतीश धवन शिखर केंद्र से और ये इसरो के सहायता से छोड़ी गई थी। अगले खबर की बात करते हैं तो अगला खबर है सी ड्रैगन 2023। सी ड्रैगन 2023, सी ड्रैगन्स जो है वो हाल ही में भारत, अमेरिका, कनाडा, जापान और दक्षिणी कोरिया द्वारा एक संयुक्त पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास हुआ, जिसे सी ड्रैगन्स के नाम से जाने जाते हैं। इसे सी ड्रैगन्स के नाम से जाना गया और इसका मेन उद्देश्य जो था चीन तथा दक्षिण कोरिया के खतरों से निपटना था। अगले खबर पर हम लोग पहुंचते हैं। अगला खबर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन। सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट सवाल इसलिए बन जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन जो बनाया गया है वो भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है। भारत सरकार जो चाहती है पर्यावरण से संबंधित संरक्षण के लिए, उसमें चाह रही सरकार कि इस गठबंधन में कई देश आकर के शामिल हो और कई देशों को शामिल कर करके एक महासभा बनाना चाहती है। और इस महासभा के उद्देश्य ये है कि
जो वन्य जीव है, खास करके बिल्ली की जो प्रजातियां हैं, उसे संरक्षण देना चाहती है, उसे बचाना चाहती है। तो देखते हैं कि इस गठबंधन में क्या खास ऐसी बातें हैं। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन को लॉन्च करने की घोषणा किया गया है। आने वाले अगले 5 वर्षों में भारत सरकार इसके लिए $100 मिलियन फंड उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए भारत सरकार $100 मिलियन फंड उपलब्ध करवाएगी, और जब $100 मिलियन फंड उपलब्ध करवाएगी और खास करके इसमें और कई देश हिस्सा लेंगे, कई देश इसका सदस्य बनेंगे इस गठबंधन का, तो उसमें क्या किया जाएगा कि 7 प्रमुख बिल्ली के प्रजातियों को संरक्षण देगी। उन 7 बिल्ली के प्रजातियों में कौन कौन से आते हैं? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता। इन 7 बिल्ली की प्रजातियों को संरक्षण देने के लिए ये गठबंधन बनाया जा रहा है। इसमें भारत सरकार अगले कदम रखे हैं, भारत सरकार की ये सोच है, भारत सरकार इसकी प्रणेता बनेंगे। भारत इस गठबंधन में शामिल होने वाले सदस्यों को मिलाकर एक महासभा की गठन करने की प्रयास करेगी। भारत चाह रही है कि इस लाइन में, इस सेक्टर में, इस क्षेत्र में कई देशों मिल करके एक महासभा की गठन हो, और इस महासभा के गठन होने के बाद पर्यावरण से संबंधित कुछ कार्य हो, जिसमें भारत सरकार $100 मिलियन देने की बात कर रही है, और कई देश इसमें जब शामिल होंगे तो वो सब देश भी आर्थिक सहायता करेंगे। इस गठबंधन में इस महासभा में गठबंधन होगी, उनमें से न्यूनतम 7 सदस्य होंगे, जबकि अधिकतम जो होंगे वो 15 सदस्य रखा जाएगा। इस प्रकार से ये भारत सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट न्यूज बन जाती है। उसके बाद आगे देखते हैं फ्रेडी चक्रवात। फ्रेडी चक्रवात जो है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, और ये हिंद महासागर के तरफ आए हैं। देखा जाए तो हाल ही में दक्षिण हिंद महासागर तो भारत से भी जुड़े हैं, तो क्या इसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिलेगा? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। भारत से कई कदम अभी पीछे हैं, भारत उससे ऊपर उठे हैं, और ये जो चक्रवात आए हैं वो निचली हिस्सा में आए हैं। और इसे देखते हैं कि हाल ही में दक्षिण हिंद महासागर के क्षेत्रों में फ्रेडी नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात सक्रिय हुआ है। और इस चक्रवात से कौन कौन सी देश प्रभावित है? तो अफ्रीका महादेश के मेडागास्कर, मलावी, जिम्बाब्वे अत्यधिक प्रभावित है। कई देश प्रभावित है, पर ये देश मेडागास्कर, मलावी और जिम्बाब्वे अत्यधिक प्रभावित है। तो इस प्रकार से फ्रेडी चक्रवात से अभी भारत पर कोई प्रभाव नहीं है। अगले न्यूज पर देखा जाए, अगले न्यूज देखते हैं हम लोग। तो IMF ने श्रीलंका को दी बेल आउट पैकेज की मंजूरी। दोस्तों बेल आउट पैकेज क्या होता है? बेल आउट पैकेज वैसा देश जहां विदेशी मुद्रा भंडारण शून्य हो गया हो, उसका आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गया हो, वो आर्थिक स्थिति के पटरी से बहुत नीचे चले गए हों, उसे फिर से पुनः अपनी स्थिति को सुधारने के लिए IMF द्वारा एक सहायता दी जाती है, उसी को बेल आउट पैकेज कहा जाता है। तो यह जो मंजूरी मिली है वो फिलहाल श्रीलंका को मिली है। फिर श्रीलंका फिलहाल पिछले 2-3 वर्षों से अपनी आर्थिक स्थिति से जूझ रही थी, वो अपनी आर्थिक स्थिति से लड़खड़ाए हुए थे। इसके लिए श्रीलंका ने IMF से सहायता मांगी थी, और उनको इस प्रकार की पैकेज की मंजूरी मिल चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान की स्थिति भी वही हो चुका है, पाकिस्तान भी इन सारी समस्याओं से ग्रसित है, और पाकिस्तान ने भी IMF को अर्जी लगाई है, लेकिन पाकिस्तान को इस पर अभी कोई बात नहीं चले हैं। लेकिन श्रीलंका को बेल आउट पैकेज की मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के तहत श्रीलंका को $3 मिलियन प्रदान किया जाएगा, और श्रीलंका को $3 मिलियन प्रदान करने के बावजूद उस पर कई प्रकार की धाराएं लगाई जाएगी, जिससे कि वो अपने आर्थिक स्थिति को सुधार सके और विदेशी मुद्रा अर्जित कर सके। हालांकि श्रीलंका ने इन सारी चीज़ों को स्वीकार किए हैं, परंतु देखा जाए कि क्या उनकी स्थिति में कुछ सुधार होते हैं या फिर क्या बात आगे निकल करके आते हैं। फिर नेक्स्ट अगले न्यूज की बात किया जाए तो भारत में महिला और पुरुष रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है। ये कौन जारी किया है? सांख्यिकी मंत्रालय, सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार ने महिला और पुरुष
2022 रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, तो सबसे पहले इस रिपोर्ट में लिंगानुपात यानी समानता की बात कर रही है कि लिंगानुपात कितना था। तो अगर 2011 में देखा जाए तो यह लिंगानुपात 943 था। लिंगानुपात क्या होता है, तो 1000 पुरुष पर महिलाओं की जो जनसंख्या होती है उसी को लिंगानुपात कहेंगे। अर्थात यहाँ पर 943 है, तो इसका मतलब है कि 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं थी 2011 के जनगणना के अनुसार। अगर जन्म के समय देखा जाए 2017 से 19 के बीच देखा जाए तो यह जो थी यह घट करके आ गई थी 904 पर आ गई थी। फिर उसी वक्त 2018 से 20 के बात किया जाए कि जन्म के समय उसकी क्या लिंगानुपात था, तो 907 आ चुकी थी। तो इस प्रकार से देख सकते थे यहाँ पर ग्रोथ कर रही थी। लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है, यह संभावित है कि 2036 तक यह ग्रोथ जो है, यह जनसंख्या जो है 952 तक पहुंचने की संभावना है। इस प्रकार से लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात धीरे धीरे करके ग्रोथ कर रही है। अगर बात जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि देखा जाए तो 1971 में देखा जाए तो 2.2% थी, जबकि 2011 की जनसंख्या की रिपोर्ट देखा जाए तो 1.1% थी। इसके बाद अगर पुरुष बाल आश्रम की देखा जाए, बाल आश्रम भागीदारी देखा जाए, बाल आश्रम भागीदारी में देखा जाए तो पुरुष और महिला की तुलना किया जाए तो पुरुष में से 77% 2% जो है वो कार्य करते हैं। अर्थात अभी भी 100 पुरुष में 77 व्यक्ति कार्य करते हैं, जबकि महिला की बात किया जाए तो 32.8 यानी 33 लगभग 33 महिला, 100 महिला में 33 महिला कार्य करती है, जबकि और सारे महिला काम नहीं करती है। अर्थात इन दोनों में अगर तुलना किया जाए तो महिला और पुरुष में श्रम कार्य को देखा जाए, बाल श्रम भागीदारी को देखा जाए तो अभी बहुत असमानता है, बहुत पीछे है। हालांकि सरकार इस पर कई कदम उठा रहे हैं, महिलाओं को आगे ला रही है सरकार, परंतु अभी भी बहुत पीछे है पुरुषों की तुलना में। अगली खबर देखा जाए तो अगली खबर सबसे इम्पोर्टेंट बन जाती है और यह खबर महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो सबसे पहले वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 रिपोर्ट तैयार किया गया है। ये किसके द्वारा जारी किया गया है, जारीकर्ता अगर देखा जाए तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा यह सूचकांक तैयार किया गया है और यह 10वां सूचकांक है। और ये सूचकांक, ये रिपोर्ट जो है वो प्रत्येक 4 वर्षों में होता है। ये रिपोर्ट कितने वर्षों में तैयार होती है, 4 वर्षों में तैयार होती है। और इस रिपोर्ट के आकलन में क्या क्या चीज़ दर्शाया जाता है, तो इसमें आकलन में देखा जाता है कि आतंकवाद गतिविधियाँ और उनसे होने वाली मौत के बारे में आकलन किया जाता है। तो देखते हैं कि इस रिपोर्ट की खासियत क्या है, क्या इस रिपोर्ट कह रही है, क्या प्रस्तुत कर रही है, उन सारी चीज़ों के बारे में देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर 9% की कमी आई है। यह रिपोर्ट बता रही है कि आतंकवाद की स्थिति जो है वो 9% की कमी हो रही है, यानी वैश्विक स्तर पर 9% की गिरावट आई है। इसमें देखा जाए तो 2015 में ये 2015 में अत्यधिक मात्रा में थी और 2015 की तुलना में यह रिपोर्ट 38% से कमी आई है 2015। इसमें देखा जाए तो इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक स्टेट विश्व स्तर पर सबसे घातक आतंकवाद समूह है। सबसे ज़्यादा इसमें संलिप्त जो है जो आतंकवादी गतिविधियां अपनाती है वो खास करके इस्लामिक स्टेट अपना रही है अधिकतर करके। इस रिपोर्ट में देखा जाए तो फर्स्ट स्थान पर जो है आतंकवादी गतिविधियों में जो फर्स्ट स्थान पर है वो अफगानिस्तान है, जबकि सेकेंड स्थान पर जो है वो पाकिस्तान है। अगर भारत की स्थिति देखा जाए तो भारत की स्थिति 13वां है। भारत इस रिपोर्ट में भारत 13वां स्थान पर शामिल है। इस तरह से आज की क्लास यहीं तक। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।